हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्या है कि अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, और उसमें क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में देखेंगे आखिर इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें हम लोग देखेंगे। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड, बल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप से प्रकट हुआ। 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम उन्हें देखते हैं। 18वीं सदी के मध्य जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड राजशाहियों, डचों और कैंटनों में बटे हुए थे जिनके शासकों के स्वायत्तता क्षेत्र थे। इस प्रकार पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन क्षेत्रों के तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति या भागीदार नहीं मानते थे। ऐसी स्थिति राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाली नहीं थी। इस तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिनके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। 19वीं शताब्दी तक आते आते परिणाम युगांतकारी सिद्ध हुए। नेपोलियन की संहिता इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। अंत वर्षों में नेपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली, पोलैंड, जर्मनी और स्पेन में नेपोलियन ने ही नौ युग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन के आक्रमण से इटली और जर्मनी में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। उसने समस्त देश में एक संगठित एवं एकरूप शासन स्थापित किया। इससे वहां राष्ट्रीयता के विचार उत्पन्न हुए। इसी राष्ट्रीयता की भावना ने जर्मनी और इटली को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति की सीमा से बाहर निकालकर इसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूप प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें मुख्य घटनाओं की बात करें तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, 1815 में वियना कांग्रेस, 1830 से 31 तक बेल्जियम की क्रांति और 1846 से वृहद पोलैंड में क्रांति। ऐसा करके बहुत सारे क्रांति। अब इसकी परिणाम की बात करते हैं, आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद से इसमें क्या परिणाम आए। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ। इसके कारण कई बड़े तथा छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोपीय राष्ट्रवाद का परिणाम था कि 22वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण प्रत्येक वर्ष की जनता और शासक के लिए उनके राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे। बाल्कन प्रदेश के छोटे छोटे राज्यों एवं विभिन्न जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण जर्मनी, इटली जैसे राष्ट्रों में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इस प्रवृत्ति ने एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया एवं यूरोपीय देशों ने उपनिवेश स्थापित किए। इन्हीं उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ। यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव अफ्रीका एवं एशियाई उपनिवेशों पर भी पड़ा। इन उपनिवेशों में विदेशी शासन ने मुक्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किए। तो ये था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।